लर्नाटीज दिव्यांका सिन्हा और आज हम करने जा रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के पार्ट ए का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ग्रीन स्किल्स। बहुतों के स्कूल में इस चैप्टर को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नेम से पढ़ते हैं, तो दोनों वन ऑफ द सेम थिंग टाइप ऑफ है। तो ये वाला जो चैप्टर है ये आप क्लास 9th में भी पढ़ के आ चुके हो, है ना? पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, या नहीं भी पढ़ोगा आप में से बहुत सारे लोगों ने। क्या पता सोच के चल रहे हो कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसमें से तो कुछ आने नहीं वाला, क्यों ही पढ़े, ऐसे भी 5 मार्क्स का आएगा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो हम इस बार से 10th क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। आप ज्योग्राफी में मतलब बहुत पहले से इस चैप्टर के बेसिक्स को पढ़ते आ रहे हो, बहुत कुछ आपने इस चैप्टर का पढ़ा है ज्योग्राफी में, लाइक रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये सब आप पढ़ चुके हो। और इस बार तो ज्योग्राफी में आपने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर पढ़ा है उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आपने पढ़ रखी है। तो मान के चलो ये आपका ज्योग्राफी के रिवीजन जैसा भी हो गया और एआई के लिए एक चैप्टर भी आपका प्रिपेयर हो गया। ठीक है, तो चलो अपना टाइम वेस्ट किए बिना हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सो इंट्रोडक्शन देखते हैं हम पहले। Indian beliefs inform us that there has been a strong relationship between man and nature। तो हमें भी पता है कि नेचर है तभी हम हैं और हम हैं तभी नेचर है। बिकॉज नेचर मान लो होता अगर, और हम उसके जो रिसोर्सेज है सारे अगर उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे होते तो क्या उन रिसोर्सेज का कोई फ़ायदा होता? हम ही तो है वो इंसान जो रिसोर्सेज को एक यूज़फुल चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, वरना ऐसे रिसोर्सेज पड़े रहते हैं, अपना इंसान अलग पड़े रहते हैं। और अगर नेचर नहीं होता तो क्या हम ह्यूमन बींग्स हो पाते? ऑक्सीजन ही नहीं मिलता, हमें पानी ही नहीं मिलता, रहने के लिए जगह ही नहीं मिलती, ज़मीन नहीं मिलती, हम जिंदा रहते नहीं रहते ना। तो हमारे जो फोर फादर्स हैं उन्हें इन सारी चीज़ों का जो इम्पोर्टेंस है वो पहले ही, बहुत पहले ही पता चल गया था। और उन्होंने इसको हमारे नेचर को जो है, और जो नेचर और ह्यूमन बींग्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे 5 चीज़ों में डिवाइड कर दिया था। पहला पृथ्वी, जिसे हम अर्थ के नाम से हिंदी में जानते हैं। अग्नि, जिसे हम फायर भी कह सकते हैं। जल, वाटर, वायु, एयर। और आकाश, जिसे हम स्पेस कहते हैं। ये आपका दोस्त आकाश नहीं है, ठीक है? तो the environment around us affects all aspects of our life, and all our day-to-day activities also affect the environment and vice versa। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हम हैं तभी नेचर है और नेचर है तभी हम हैं। अगर नेचर नहीं होता तो हम भी नहीं होते, हमें ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलता, खाने के लिए चीज़ें नहीं मिलती, एनवायरनमेंट में जिसमें हम रह रहे हैं वो नहीं मिलता, हमारे सोशल कलीग्स वगैरह ये सब नहीं होते। और अगर इन्वायरमेंट रहता, हम लोग नहीं रहते, तो कोई यूज था इस एनवायरनमेंट का? नहीं, आप ही बताओ। हम इंसान नहीं थे जब कोई यूज था इस एनवायरनमेंट का? नहीं था ना, वेस्ट ही होती थी सारी चीजें। वी नो दैट पीपल who live in urban areas fulfill their need for food requirements from the villages by importing them। तो हमें पता है कि शहरों में इतनी जगह नहीं है कि हम यहाँ पे खेती बाड़ी करें, ठीक है? तो जो गांव वगैरह से जो भी सामान बनता है, फूड वगैरह जो वहाँ पे वो लोग ग्रो करते हैं, वही हम यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हैं अर्बन एरियाज में, ताकि हम अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। These people live in rural areas that grows crops dependent on natural surroundings like forest, river, water, food, fodder, etc। तो जो गांव में जो लोग रह रहे हैं वो इन सारी चीज़ों को कैसे ग्रो कर रहे हैं? नेचर की हेल्प से ना। फॉरेस्ट, रिवर, फूड, वाटर, फॉडर, ये सब नहीं होता तो क्या वो ये सारी चीज़ें ग्रो कर पाते? नहीं कर पाते ना। But over the years of development of the countries, we are polluting the environmental surroundings and exploiting the resources without thinking about the future। But धीरे धीरे करके हम इसका कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम यूज़ करते हैं, यूज़ तो करना ही पड़ेगा ना, वरना हमारी नीड सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा यूज़ मत करो ना कि बाकी जनरेशन्स को ना मिले। और यहाँ से मैं आपको एक चैप्टर का थीम बताती जा रही हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होते हैं। हम आगे जब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? So now we should take steps about how to use these resources sustainably so that they will be very needful for future generation। तो अब हमें ऐसे कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। इसको देखो, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर फ्री फ्लो में चल रहा है, आपको पता ही है इसके बारे में, ज्योग्राफी में आप पढ़ चुके हो। तो अब धीरे धीरे हम जितनी भी चीज़ें हैं हमें उसे सस्टेनेबली यूज़ करना है ताकि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा सकें। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फ्यूचर जनरेशन बार बार आ रहा है, सस्टेनेबल बार बार आ रहा है, तो आखिर ये है क्या, ये हम देखेंगे आगे। तो अब यहाँ पे आपका हैशटैग में एक लाइन आ रही है, और जितनी भी लाइन्स इसमें मैंने हैशटैग में दिया ना, ये आपको
सोचने पे मजबूर तो नहीं करेगी, लेकिन टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट लाइन्स है। एज पर कॉलिन्स इंग्लिश डिक्शनरी, द एबिलिटी टू बी मेंटेन्ड एट अ स्टेडी लेवल इज सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पे जो मतलब न्यू कीवर्ड्स टाइप के आ रहे हैं ना, तो उसके मीनिंग जो है मैंने नीचे बताए हैं आपको। ये हम कैसे धीरे धीरे मेंटेन करके यूज़ कर सके एक चीज़ को, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा सके, उसे हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, जो कि हमारे इस चैप्टर का नाम भी है, मेन थीम है, इस चैप्टर का हीरो है मान के चलो। तो क्या क्या आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? देखो, दो वर्ड से मिलके बना है, एक सस्टेनेबल और एक डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल क्या होता है? इंटीग्रेटेड अप्रोच टू डेवलप अ हेल्दी सोशल एंड इकोनॉमिकली वायबल सोसाइटी। अब हम एक हेल्दी सोशल और जो अच्छे से इकोनॉमिकली फिजिबल वायबल हो वैसी सोसाइटी को डेवलप करना, or development, judiciously utilizing resources and ensuring its availability for future generation। यहाँ पे फ्यूचर लिख गया है, गलत है ये, आप इसे अपने नोट्स में फ्यूचर ही लिखना, ठीक है। तो मतलब हम कैसे अपने रिसोर्सेज को अच्छे से जुडिशियली यूज़ करें, यूटिलाइज करें, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाएं, उसे हम कहेंगे सस्टेनेबल। और डेवलपमेंट कहा गया हेल्दी सोशल और इकोनॉमिकली वायबल सोसाइटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, दैट इज डेवलपमेंट। तो अब जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये इमर्ज कैसे हुआ? अब किसी को रातों रात तो सपना नहीं आया होगा ना कि हाँ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। आप साइंस में भी पढ़ते हो, इतने सारे इन्वेंशंस होते हैं। अब न्यूटन को रातों रात थोड़ी सपना आया था कि हम ग्रेविटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जब उसके सर पे एप्पल गिरा तभी उसे सपने में आया ना कि नहीं अब हमें ग्रेविटी डिस्कस करना चाहिए। वैसे ये बात अलग हो गई, हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसीव्ड its first major international recognition in 1972 at the UN Conference of the Human Environment held in स्टॉकहोल्म। तो ये कहाँ पे है ये जगह? स्टॉकहोल्म जो है ये स्वीडन में एक जगह है, ठीक है। तो पहली बार जहाँ पे हमने रियलाइज कर लिया था कि हाँ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी चीज़ की ज़रूरत है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो वो हमने 1972 में ही रियलाइज कर लिया था। देख रहे हो, आपके दादा पर दादा ने रियलाइज कर लिया था, ठीक है, यूएन कॉन्फ्रेंस में। In this conference, it was to show the direction that how the use of resources in the correct way without exploiting them। अब इस कॉन्फ्रेंस में क्या होता, हमने ऐसा एक वे डायरेक्शन ढूंढा था जिससे कि हम कैसे रिसोर्सेज को करेक्टली यूज कर सकते हैं बिना उनके एक्सप्लॉइटेशन के, ऐसा कोई तरीका निकाला जाए, यही डिस्कस किया गया था इसमें। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट formed the basis of the United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro in 1992। इसके बारे में आप अपनी ज्योग्राफी के बुक में पढ़ चुके, पढ़ा है ना आपने, याद है ना? देखो, याद होना चाहिए आपको। तो अब जो भी कॉन्सेप्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, यही एक बेसिस बना जो यूएनसीईडी पे, जो रायो दे जनाइरो में जो एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी 1992 में, वहाँ का ये बेसिस बन गया। क्या बना बेसिस? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। Sustainable development was the solution to the problems of environmental degradation discussed by the Brundtland Commission in the 1987 report Our Common Future। अब एक ब्रटनलैंड कमीशन रिपोर्ट थी, ठीक है, 1987 की, जो कि हमारे कॉमन फ्यूचर को मतलब डिस्कस करके एक रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी, हमारा कॉमन फ्यूचर। उसमें वो क्या चीज़ें बता रहे थे, वो डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारा इन्वायरमेंट फेस करता है अगर हम सस्टेनेबली डेवलप करके यूज़ ना करें रिसोर्सेज को, अगर हम ऐसे एक्सप्लॉइट करते रहेंगे रिसोर्सेज को, तो क्या क्या इसके डीमेरिट्स हैं, ठीक है। तो अब इन सारे डीमेरिट्स देखो, अब हम सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहेंगे तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा ना। अब हमने प्रॉब्लम पता है, अब उसका सोल्यूशन चाहिए हमें, तो इन्होंने इसमें सोल्यूशन के ही बारे में बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये सोल्यूशन है सारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है ना हमारे एनवायरमेंट को, उसका सोल्यूशन निकालना है इसमें। किसमें? अवर कॉमन फ्यूचर बुक में, जो कि ब्रिटेनलैंड कमीशन के द्वारा प्रेजेंट की गई थी, मान के चलो। आगे चलते हैं। अब आगे हमारे वापस से हैशटैग में, ये हम पढ़ चुके थे कॉलिन्स इंग्लिश डिक्शनरी में। आपको एक और चीज़ बताई थी उसने, सस्टेनेबिलिटी का क्या मीनिंग होता है। आप देखते हैं यहाँ पे ये हमारे लिए क्या लेके आए हैं। Collins English Dictionary defines sustainable development as the economic development that is capable of being maintained at a steady level without exhausting natural resources or causing severe ecological damage। तो अब
ये आधी चीज तो जो आपने सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी वही इसमें भी लिखा है कि हाँ हम कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। कम से मतलब यूज तो करेंगे हम नेचुरल रिसोर्सेज का, बट उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, एक लेवल में यूज करेंगे, उसे मेंटेन करेंगे जिससे कि सीवियर इकोलॉजिकल डैमेजेस ये सब ना हो। तो अब हमने देख लिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, हमें बहुत सारी चीजें पता चल गई है, बट अब एग्जाम में आएगा तो आपको तो लिखना पड़ता है ना, उसका एक क्लियर पिक्चर जानना है हमें। डेफिनेशन ऑफ एसडीजी, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उनकी क्या डेफिनेशन है इसके ऊपर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट satisfies द नीड इन द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द रिसोर्सेज फॉर अवर फ्यूचर जनरेशन। तो क्या कहते हैं ये लोग कि हम प्रेजेंट में जो भी चीजें यूज कर रहे हैं हम उसे यूज करें, बट अच्छे से एफिशिएंटली यूज करें, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की नीड को कॉम्प्रोमाइज ना करें। हम रिसोर्सेज का यूज करें, उन्हें प्रिजर्व भी करें, मेंटेन भी करें, ताकि फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। ठीक है, एक और बार आप इसे पढ़ लेना, वीडियो आपके लिए यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा हमेशा, जब मन करे तब देख लेना। ठीक है, और हम मान लो ठीक है आपको ये वाली डेफिनेशन याद नहीं होती, आप कहोगे नहीं हमें तो समझ ही नहीं आई, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। अब प्रेजेंट की नीड को भी फुलफिल करना, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज ना करवाना, ताकि हम अपनी भी नीड्स फुलफिल कर सकें और फ्यूचर जनरेशन की भी कर सकें। उस तरीके के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब क्या क्या चीज़ों पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो फोकस करता है वो हम देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन अ लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड अप्रोच टू डेवलपिंग अ हेल्दी सोशल एंड इकोनॉमिकली वायबल सोसाइटी। ये हम ऊपर भी देख चुके हैं। द एम इज टू इनकलकेट द वैल्यूज of self-resistance amongst the people to save natural resources for everyone to utilize judiciously while still ensuring their availability for future generation। तो ये भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वही बताया जा रहा है कि हाँ इसका मेन एम ये है वो है। हम इसे बार बार क्यों पढ़े, हमें पता है इसका मेन एम क्या है कि हम प्रेजेंट में भी यूज कर सके रिसोर्सेज को, फ्यूचर जनरेशन भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो अब ये चार चीजों पे डिपेंड करता है, चार आर्स पे और एक यू पे। ठीक है, उसको देख लेते हैं। रिफ्यूज नॉट टू यूज प्रोडक्ट्स दैट मे हार्म नॉट हार्म द एनवायरमेंट। तो अब हमें उन प्रोडक्ट्स को रिफ्यूज करना है, उन प्रोडक्ट्स को रिफ्यूज करना है जो कि एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। ठीक है, इसमें नॉट एक और ऐड कर दिया, पता नहीं किसने ऐड किया, किसने बनाई है ये, आप इसको डिलीट कर देना। ठीक है, अपने नोट्स में मत लिखना। reduce to minimize the use of the products that may cause harm to the environment। अब जो भी चीज़ें environment को harm पहुंचाती है उसको भी हमें minimize करना होगा। reuse to reuse products as far as possible in order to reduce the waste generation। ठीक है, हम वो रिसाइकल रिफ्यूज वगैरह में भी ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हमें जितनी हद तक हम यूज़ कर सकते हैं दोबारा एक चीज़ को वो करना है हमें, ताकि वेस्ट जो है वो कम से कम जनरेट हो। रिसाइकल आफ्टर रीयूजिंग द प्रोडक्ट वी मस्ट ट्राई टू रिसाइकल इट एज फार एज पॉसिबल। जब जितना से जितना हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं उतना हमें रिसाइकल करना है। ठीक है, अपसाइकल एनी प्रोडक्ट दैट इज नॉट यूजेबल कैन बी अपसाइकल्ड विथ क्रिएटिविटी और एंड इनोवेशन। तो ठीक है, हम पुराने प्रोडक्ट्स को नया लुक दे सकते हैं ताकि वो नया बन जाए, उन्हें अपसाइकल कर सकते हैं क्रिएटिविटी और इनोवेशन के साथ। क्या ठीक है, आपको लग रहा है कि जैसे आपका कंपास बॉक्स है, मान लो आपको लग रहा है कि हाँ आप वो 4 साल से यूज़ कर रहे हो, अब तो पुराना सा हो गया बहुत ज़्यादा, तो आप उस पर क्रिएटिविटी के साथ उस बॉक्स को डिज़ाइन कर दो, उसमें जो चीज़ें उसे अच्छे से क्लीन करके रख दो, तो ऐसा लगेगा कि हाँ वो नया जैसा है। ठीक है, तो वो अपसाइकल करने का एक प्रोसेस हुआ। In today's generation, every country is busy with development. They are increasing the economical value of their country, which is ultimately dependent on the natural environment from which they create goods and services. So, we can now say that in the present age, environment is adversely affected, and with its increasing uses, our coming generations will have to face serious environmental issues। ठीक है, आजकल की जनरेशन का ये आपको मतलब सिंपली समझ तो आ गया होगा। आजकल की कंट्रीज क्या करना चाह रही है, वो अपने आप को डेवलप करना चाह रही है, उसके लिए वो अपनी इकोनॉमिकल वैल्यूज को इंक्रीज करना चाह रही है, और इन सब में हम ये नहीं देख रहे कि हम इन्वायरमेंट को कितना ज़्यादा डैमेज पहुंचा रहे हैं।
तो यही इसमें बताया गया कि आजकल का जो डेवलपमेंट है वो इन्वायरमेंट को कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, सीरियस इन्वायरमेंटल इश्यूज को क्रिएट कर रहा है हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी. All the reason behind this excessive uses is the increasing the uses of these natural resources for an increase in the production as well as consumption because of the day by day increasing population. अब देखो हमें पता है कि हमारी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है. आजकल देखो चाइना की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके बाद इंडिया की आती है, ठीक है. और हम इंडियंस किस ट्राई में है कि हाँ हमें अपनी पॉपुलेशन वर्ल्ड पे नंबर वन करनी, हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होनी चाहिए. पता नहीं इससे हमें क्या मिलेगा, लेकिन नहीं, हमें तो पॉपुलेशन बढ़ानी है. कुछ तो नहीं, कुछ भले ही ना मिले लेकिन हमें चाइना से आगे बढ़ना है, हमारा यही सोचना रहता है, ठीक है. हमारा नहीं, मतलब जो चाहते हैं ऐसा कि हाँ पॉपुलेशन बढ़ जाए, ठीक है. जोक्स अपार्ट. तो अब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हमारी डिमांड्स इंक्रीज हो रही है, डिमांड्स इंक्रीज हो रही है तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है. और इन सब से सबसे ज्यादा जो चीज है इंक्रीज हो रही है वो क्या है? एक्सेसिव यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑल्सो ऑफ ग्रीन स्पेस. हम ग्रीन स्पेस का एक एग्जाम्पल लेते हैं. अब आप लोग सोचोगे ग्रीन स्पेस, ये कौन सी चिड़िया का नाम आ गया? ग्रीन स्पेसेस इंक्लूड ऑल द पार्क्स एंड अदर एरियाज ऑल्सो वेयर प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ आर encouraged for their lives. अब वो सारी जगह जहाँ पे पार्क्स हो, अदर एरियाज जहाँ पे प्लांट वाइल्ड लाइफ, ये सब जिन्हें हम इंकरेज करते हैं कि हाँ इनकी लाइफ यहाँ पे अच्छे से सस्टेनेबली यूज हो सके. These spaces also offer the public great opportunities to enjoy outdoor recreation, especially in dense urban areas like forest or wildlife sanctuaries. तो ठीक है, जहाँ पे जंगल वगैरह होते नहीं है, पार्क वगैरह होते नहीं है, तो वहाँ के लोग जो है इन सारी जगहों पे जा सकते हैं. अब क्या क्या इंपॉर्टेंस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वो देखते हैं. सम कॉमन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉर अवर होम्स एंड वर्क स्पेसेस. तो क्या क्या हो सकते हैं? यूजिंग सोलर एनर्जी फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो हम अब सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कोल ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा. रीयूजिंग द वेस्ट वाटर आफ्टर रिजर्व ऑस्मोसिस. आपने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में 7th में आई थिंक सो पढ़ा होगा साइंस में. तो हम रीयूज कर रहे हैं वेस्ट वाटर को, ठीक है. कंजर्विंग रेन वाटर टू बी यूज्ड इन डेली वर्क. आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, गुल्स कुल्स ये सब पढ़ा होगा ना. रीट्रीटिंग द वेस्ट वाटर फॉर रीयूजिंग इन वॉशरूम्स. अब जो भी मतलब वेस्ट वाटर है आपके पास, आप उसको रीट्रीट करके वॉशरूम्स में तो यूज कर सकते हो, ठीक है. आप कहोगे मैम हमें तो एलर्जी हो जाती है नहाने से, तो आप वॉशरूम्स में ऐसे फ्लश करने के लिए यूज कर लो. सेग्रीगेटिंग वेस्ट एट सोर्स. अब जो भी वेस्ट है उसे एक जगह पे यूज सेग्रीगेट करके फिर उसके बाद रिसाइकल अपसाइकल ये सब कर सकते हैं हम. तो अब हम आते हैं कुछ और चीज़ों पे. In the 21st century, the importance of adopting sustainable techniques for sustainable development is of grave importance. Some of the importance are as follows. अब 21st century में इसका बहुत ज़्यादा importance है. कैसे है हम देखते हैं, ठीक है. Judicious way में इसका कुछ ज़्यादा ही importance है. कैसे है? Judicious use of resources is of prime importance since the exploitation of resources is causing their depletion. तो हमें पता है कि हम एक्सप्लॉइट कर ही रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, तो उनका जुडिशियस यूज जो है वो मतलब यहाँ पे एक इफेक्ट में रोल मॉडल की तरह आ जाते हैं. तो एक एग्जांपल देख लेते हैं. We need to curb our uses to ensure that resources like air, water and forest are available to future generation. हमें अपने यूजेस थोड़े कम करने पड़ेंगे. ऐसा भी नहीं कह रहे कि हम बिल्कुल यूज ही ना करें, बट कम करने पड़ेंगे ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो सके. Quality. The quality of basic resources is deteriorating, leading to major health concerns such as cancer, bronchitis, etc. Ensuring sustainability will help curb or control these problems. तो अब देखो जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट खराब होते जा रहा है, पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, लोगों को ब्रोंकाइटिस हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, उसकी वजह से लोगों को स्किन कैंसर वगैरह हो रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हेल्थ कंसर्न्स ही तो है. तो हमें इन सारी जो रिसोर्सेज का ऐसे बेकार क्वालिटी होती जा रही है उसकी वजह से ही तो हो रहा है. अगर मान लो हम रिसोर्सेज को कभी इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करते, कभी ख़राब नहीं करते, ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा कट नहीं करते, तो क्या ये बीमारी इतनी ज़्यादा हाई लेवल एक्सटिंक्ट पे पहुंच पाती है? अब आप देखोगे हर फैमिली में किसी ना किसी को तो हो ही रहा होगा कैंसर. दूर के चाचा मामा किसी को तो हुआ ही होगा. आप अपनी फैमिली में खुद पूछ के देख लो अगर आपको यकीन नहीं है तो
हम इसे सस्टेनेबली यूज़ करके हम इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ हम इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर पाएंगे. राइजिंग डिमांड्स, इट इज़ लीडिंग टू इकोनॉमिक डिस्पैरिटी. द रिच आर बिकमिंग रिचर वाइल द पुअर आर बिकमिंग पुअरर. तो ठीक है, जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ती जा रही है तो डिमांड्स तो बढ़ती जा रही है, बट हमारे पास रिसोर्सेज तो उतने ही अवेलेबल है ना. उसकी वजह से उन रिसोर्सेज के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो रिच जो है वो तो अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो रिच और ज़्यादा रिच बनते जा रहे हैं, रिचर बनते जा रहे हैं. बट जो पुअर है वो तो पुअर ही बनते जा रहे हैं. अब भाई उनके पास पहले ही पैसे नहीं थे और आपने और प्राइस बढ़ा दिया, तो वो कैसे अफोर्ड करेंगे इन चीज़ों को. The uneven distribution of available resources across different economic fronts is leading to a discrimination, giving rise to crime and creating social imbalance. यही चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दी है. Environmental problems such as climate change, emission of greenhouse gases are alarming. तो देख, आप लोगों को भी, आपने भी नोटिस किया होगा कि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है. मैं जैसे कि दिल्ली में रहती हूँ, तो मैंने देखा है कि जब बारिश का मौसम था, यहाँ बारिश हुई नहीं, ना के बराबर हुई. 2-3 दिन हुई होगी मुश्किल से, वो भी रुक रुक के हुई. लेकिन अभी जब सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है, अक्टूबर का टाइप ऑफ सर्दियों का मौसम यहाँ से शुरू होने लगता है, ठीक है. तो सितंबर में क्या हुआ था, यहाँ पे रोज बारिश हो रही थी, रोज बारिश हो रही थी. 10-15 दिन तक तो रोज बारिश हुई. आप देख सकते हो कितना ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है. कहाँ जून जुलाई में बारिश होनी चाहिए थी, कहाँ हो रही है बारिश. देख रहे हो ना, समझ तो आ ही रहा होगा कैसे कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है. ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा ज़्यादा बढ़ती जा रही है. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ रहा है, ये भी आपको पता ही होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, ठीक है. If everyone draws a line for themselves, we will be able to combat these issues with the help of sustainable development. अगर सब अपने लिए एक लाइन ड्रॉ कर ले कि हाँ हम इन इश्यूज को कॉम्बैट करेंगे, तो हम कर पाएंगे सस्टेनेबली. अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब इतनी सारे इश्यूज जो हमने देखे, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज, ट्री कटिंग, ये सब हमने देखा. राइजिंग डिमांड, पुअर, रिच, इन सब में डिवाइड होना सोसाइटी को. तो अब हम इन सब के लिए सोल्यूशन क्या लाएं. द मेजर इम्पोर्टेंस इज द अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अवर डेली लाइफ एंड एट अवर वर्क प्लेस विल ऑल्सो प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ. अब अगर सस्टेनेबली डेवलप करेंगे अपने आप को, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी ही होगी, लेकिन हमारा इन्वायरमेंट भी बचेगा. यंग एंटरप्रेन्योर्स with minimum investment can produce better output. अब हमें पता है जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये सब मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बेटर आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं. द इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर प्लांट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सेट्रा will not only help in protecting environment but shall also contribute to saving money and resources. तो अब आप लोग कहोगे मैम ये सब तो इतना महंगा होता है, हमारे पैसे कैसे बचेंगे. बचेंगे जब सब इन्हें यूज़ करेंगे. तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है, तो प्राइस कम होते हैं, अगर हमारे पास वो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल है. बट अगर हमारे पास डिमांड ही नहीं है, तो उसके प्राइस तब भी कम रहेंगे. लेकिन अगर आपके पास वो मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं, कम है, लेकिन डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस बढ़ जाएंगी. आपको पता है, आपने इकोनॉमिक्स के सिंपल फंडे में पढ़ा होगा ये. तो अब आगे हमारा वापस से हैशटैग वाली लाइन. तो चलो देखते हैं हमें क्या बताना चाहती है. द इकोनॉमी दैट रिड्यूसेस एनवायरमेंटल रिस्क एंड स्ट्राइक्स इकोलॉजिकल बैलेंस इज टर्म्ड एज अ ग्रीन इकोनॉमी. ठीक है, तो जो भी एनवायरमेंटल रिस्क को रिड्यूस करता हो, इकोलॉजिकल बैलेंस को स्ट्राइक करता हो, इन सबको हम ग्रीन इकोनॉमी कहते हैं. ठीक है, प्रमोट करता हो. स्ट्राइक नहीं समझ आ रहा था आपको. तो अब क्या क्या प्रॉब्लम्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड. यू माइट बी थिंकिंग दैट विद दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी कैन अचीव ग्रेट चेंजेस इन द फ्यूचर. आप सब सोच ही रहे होगे, सोचा नहीं भी है तो सोच लो अब. बट इट कॉजेज सम प्रॉब्लम्स टू. बट इससे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, ठीक है. सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ देम वन बाय वन. डिस्कस कर लेते हैं. हमें क्या जा रहा है, फूड. द अमाउंट ऑफ रिच fertile land which is used to grow crops is becoming less and less because this land is used up for some other purposes. ठीक है, हमें ये बात पता ही है. Now the land which we are left with also getting depleted in the nutrients only because of using more chemicals to increase production to fulfill the needs of the large population. ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है, आप ज्योग्राफी में पढ़ के आए. अब मैं बोलूँगी मैम, आप लोग सब बोलोगे मैम आप तो यही कह रही हो, हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है. एग्जाम में क्यों नहीं लिख पाते हम, वो आपकी गलती है. आप क्यों नहीं लिख पाते, आपको सब कुछ पता है. आपको अपने ऊपर फेथ रखना है, ठीक है, ये आप कर सकते हो. यू कैन डू दिस. Water. All of us use the clean water from water bodies for our purpose, but many of us dump garbage and release toxic substances into these water bodies.
एंड आफ्टर सेवरल इयर्स देयर विल बी नो फ्रेश वाटर। हमें पता है हम सब यूज करना चाहते हैं क्लीन वाटर, लेकिन हम में से ही ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्लीन वाटर के जो एरियाज होते हैं, वाटर बॉडीज वगैरह, इन सब में गार्बेज को फेंकते हैं। आप लोग सोचते हैं कि अरे ये तो ओशन है, इसमें कौन देख रहा है, हम फेंक देते हैं। ठीक है, आप ओशन का पानी पीने के लिए यूज नहीं कर सकते, बाकी चीजों के लिए तो कर सकते हो ना। आप उसमें फेंक देते हो, रिवर में फेंक देते हो, आप तो उसको तो यूज करते हो, उसको तो छोड़ दो। फ्यूल, वुड्स आर यूज्ड इन द प्रेजेंट एज इन लार्ज अमाउंट एज फ्यूल। ठीक है, हमें पता है वुड्स को हम यूज कर रहे हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और फर्नीचर, इसके लिए भी हम यूज करते हैं एक्सेट्रा। फॉर विच मेनी ट्रीज आर कट डाउन, हमें पता है बहुत सारे ट्रीज कट डाउन हो रहे हैं इसकी वजह से। इन द फ्यूचर इट मे कॉज सीवियर क्लाइमेटिक चेंजेस एंड वेदर चेंजेस टू। ये अभी से ही आप नोटिस कर सकते हो अपने एनवायरनमेंट में। आप जाके देखो बाहर, मौसम को ऐसे तलाशो, ढूंढो कि क्या बता रहा है आपको मौसम। आगे चलते हैं। अब हम आ गए अपने चैप्टर के मेन हीरो पे, जिसकी बात हम कब से कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भाई गोल्स क्या है इसके, कोई तो बताए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अब हम गोल्स ही पढ़ेंगे, एसडीजी जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स were launched at the United Nations Sustainable Development Summit इन द न्यूयॉर्क इन सितंबर 2015। ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। तो न्यूयॉर्क में 2015 में लॉन्च किया गया था, किस चीज़ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के द्वारा। ठीक है, टू इंश्योर दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंश्योर्ड इन अवर कम्युनिटीज एंड द वर्ल्ड एट अ लार्ज लेवल एज a universal call to action to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity by 2030। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हाँ, हम इंश्योर करें कि सारा जो वर्ल्ड है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाए एज अ लार्ज लेवल, जिससे ये एक यूनिवर्सल कॉल है एक्शन का, मान के चलो, जिससे कि हम पॉवर्टी को एंड करेंगे, अपने प्लानट को प्रोटेक्ट करेंगे, और ये भी इंश्योर करेंगे कि सारे लोग जो है वो पीस को एंजॉय करें, प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय करें बाय 2030। तो अब हम देखते हैं एक और हैशटैग वाला पॉइंट, यूएनडीपी। ये आपको पता होगा, चलो वैसे मैंने बता दिया, वरना मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछती कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म बताओ। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है वैसे तो, लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो ठीक है, हम कब से एसडीजी कर रहे हैं, तो इसमें आता क्या क्या है। दीज एसडीजीज आर इंटीग्रेटेड एंड रिकॉग्नाइज दैट द एक्शन इन वन एरिया विल इफेक्ट आउटकम्स इन अदर। देखो, आप हवा जो है वो ऐसा तो नहीं कहते कि हम इंडिया की हवा है, हम सिर्फ इंडिया में ही रहेंगे, वो तो मूव करती रहती है ना। विंड जो है, मान लो चाइना से विंड आ रही है, तो वो ये थोड़ी कहते कि हम अमेरिका नहीं जाएंगे, वो जाती तो है ना। तो एक जगह पे जो चेंजेस आ रहे हैं वो दूसरी जगह को भी अफेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड दैट डेवलपमेंट मस्ट बैलेंस सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सोशली, इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली जितने भी सस्टेनेबल चीज़ें इन सबको डेवलप कर सकती है। तो अब इसके अंदर क्या क्या आता है, नो पॉवर्टी इसका पहला गोल है। ठीक है, आप चाहो तो 5 गोल्स इसके याद कर ही लेना, बिकॉज एग्जाम्स में आ जाते हैं कि फर्स्ट गोल क्या है, सेकंड गोल क्या है, थर्ड गोल क्या है, ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहला गोल है इसका नो पॉवर्टी, हम इसे आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट है जीरो हंगर। ठीक है, उसके बाद है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो आप इन तीनों को तो याद कर दो, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, कि हमें हाँ अच्छी हेल्थ पानी है, अच्छा वेलबींग होना चाहिए हमारा। जीरो हंगर से आपका मतलब ये है कि कोई भी भूखा ना सोए, नो पॉवर्टी, गरीबी खत्म हो जाए, ये तो आपको समझ आता ही है। क्वालिटी एजुकेशन, अब आप लोग सोचोगे मैम इसको क्यों जोड़ दिया एसडीजी गोल्स के अंदर, हमें नहीं चाहिए कोई क्वालिटी एजुकेशन वगैरह, हमें तो पढ़ना ही नहीं है। ऑनलाइन के दिन कितने अच्छे थे, एग्जाम्स भी ऑनलाइन थे, यही सोच रहे होगे ना आप सब तो वैसे मत सोचो ऐसा। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन इसका नेक्स्ट पार्ट है, तो ये तो आप भूलने ही नहीं वाले। फोर्थ वाले तो क्वालिटी एजुकेशन रहेगा। फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी। अब आप लोग कहोगे मैम एआई के अंदर भी, या फिर आपके स्कूल में से कंप्यूटर्स भी कहते होंगे, उसके अंदर भी आ गया सिविक्स। अरे हाय हाय, सिविक्स क्यों आ जाता है हर जगह, ऐसा मत सोचो। ठीक है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है। ज्योग्राफी वाला, देखो ये जो चैप्टर है बेसिकली ज्योग्राफी के चैप्टर जैसे ही। अब आप लोग, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे ये तो ज्योग्राफी की बुक में प्रिंट होना चाहिए था, कंप्यूटर की बुक में कहाँ से प्रिंट हो गया। तो नहीं, ये कंप्यूटर की बुक के लिए था। ठीक है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इसकी भी बात हो गई। ठीक है, मतलब क्लीन एनर्जी में क्या क्या आ गया आपके, विंड मिल्स वगैरह। ठीक है, सोलर एनर्जी, ये सब आपकी क्लीन एनर्जीज है। इन्हें अफोर्डेबल बनाना है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंक्रीज करना है, ताकि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। सिंपल फंडा है।
डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी करनी है हमें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना है, इसका यही सा मेन मीनिंग है, ठीक है। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इसका एक पार्ट है। रिड्यूस इनइक्वालिटी, अब आप लोग कहोगे मैम ऊपर जेंडर इक्वालिटी था, अभी नीचे रिड्यूस इनइक्वालिटी आ गया, ये सब क्या चल रहा है यहाँ, तो हम आगे देखेंगे। अब आप लोग ये मत सोचना कि सिर्फ 10 ये गोल है, इसके 17 गोल है, ठीक है, जो हम सबको 2030 तक अचीव करने हैं। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, जो कि सस्टेन कर रही हो रिसोर्सेज को, इसीलिए हमने उन्हें सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज का है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, अब रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, हाँ, हमें सस्टेनेबली कंजम्पशन भी रखना है अपना और प्रोडक्शन भी वैसे ही करना है उसके अकॉर्डिंग। क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट जो चेंजेस हो रहे हैं उसके ऊपर भी हमें एक एक्शन लेना होगा कि हाँ वैसे क्लाइमेट एक्शन चेंज ना हो इतना ज़्यादा। लाइफ ऑन लैंड, हमें लाइफ ऑन वाटर भी बचाना होगा, ठीक है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ें भी इसका एक है। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इसको इमेज के फॉर्म में देख सकते हो। एक और बार देख लो, लाइफ बिलो वाटर है 14, और इसमें क्या दे रखा है, लाइफ ऑन लैंड। यहाँ पे मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट है जो दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है, ये वाला देखो आप, ये ज़्यादा सही है। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institution, partnership for the goals, ये सारे आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। एक मिनट, यहाँ पे मतलब 16 ही ऐड हुए हैं, यहाँ पे एक और आप ऐड कर लेना, लाइफ बिलो वाटर। मेरे को लग रहा था कुछ तो कम है इसमें, एक चीज इसमें ऐड नहीं हुई। 17 गोल्स है ना, इसमें 16 ही लिखे हैं। आप अपने नोट्स में एक और ऐड कर लो, लाइफ बिलो वाटर। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इन एसडीजी से भी रिलेटेड। अब आप लोग कहोगे मैम एसडीजी तो हमने सोल्यूशन के रूप में लाया था, अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ गई। टू अचीव सस्टेनेबिलिटी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, द होल वर्ल्ड नीड्स टू कम एज वन, तो हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज इन रियलाइजिंग दिस गोल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब क्या क्या रीजन से देख लेते हैं। अ लार्ज पॉपुलेशन इज मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज लिविंग an underprivileged life and is excluded, ठीक है, वो गरीबी का जीवन जी रहे हैं। आपको पता होगा इंडिया में भी रिच से ज़्यादा तो गरीब लोग अवेलेबल नहीं है, मतलब, ठीक है। फॉर देम अर्निंग का मीट ईच डे इज अ चैलेंज, पता ही है आप लोगों को, इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है आपने। अंडर सच सर्कमस्टांसेस एक्सपेक्टिंग एन ऑल्टरेशन इन देयर माइंडसेट और बिहेवियर इज नॉट ईजी। तो मतलब सबको ये सारी चीज़ें समझाना ये इजी नहीं है। आप लोग एजुकेटेड हो, आपको समझ आ रहा है, लेकिन जो एजुकेशन नहीं ले रहे उन्हें कैसे समझ आएगा ये सारी चीज़ें। अ ह्यूज पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड्स इकोनॉमी इज अंडर एम्प्लॉयड, या फिर अनएम्प्लॉयड ले लो, अंडर एम्प्लॉयड तो सिर्फ गाँव में होता है, अनएम्प्लॉयड है हमारी एक ह्यूज लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। एनी मीन्स ऑफ अर्निंग वेदर सस्टेनेबल और नॉट इज देयर रे ऑफ होप। तो अब कोई सस्टेनेबल हो रहा हो या कुछ भी, जैसे भी उन्हें पैसे मिल जा रहे हैं उनका बस यही एक होप है। With the existing issues of climate change, a number of species have extinct and many are on verge of their extinction, ठीक है। अब आपको पता है verge of extinction में हम कौन सी species को जोड़ते हैं, आपने जियो में पढ़ा है, इसका आंसर आप मेरे को दोगे वन वर्ड में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं देखती हूँ सबके कमेंट, ठीक है। अंडर सच सर्कमस्टांसेस स्ट्राइकिंग अ बैलेंस इन द फूड चेन इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब फूड चेन के अंदर एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। The market all over the world is trying to capture as many resources as possible to maximize its profit. अब जो मार्केट है वो भी यही सोचता है कि हाँ हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए। एमएनसीज का याद करो आप, in pursuit of maximizing profit they overuse and exploit the resources। अब अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो ओवरयूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिसोर्सेज को। In the time of the nuclear race, every developing country is trying its hand to become a developed nation, ensuring world peace is a global challenge, ठीक है। अब सब न्यूक्लियर रेस में लगे होंगे। आपने वो कौन सी मूवी थी, मेरे को याद नहीं आ रही उस मूवी का नाम, जिसमें हमने परमाणु बॉम्ब बनाने का वो देखा था, उसमें न्यूक्लियर रेस चल रही थी, सारी कंट्रीज को न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए था, ठीक है।
It is the responsibility of the country to ensure having a full proof policy for sustainable development. अब हर countries की ये responsibility है, ठीक है. While the challenge remains that there are simply leaving loose ends in the execution of the policies. अब जो policies का execution है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब सख्ती तो बरती गई ही नहीं है, बहुत लूजली उसे छोड़ दिया गया है. लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखते हैं. While it is the responsibility and accountability of every individual to promote sustainable development, there is a huge world population that is simply insensitive towards its need. अब ठीक है, हमें समझ तो आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये सब हमें करना चाहिए, लेकिन क्या आप एज अ इंडिविजुअल ट्राई करोगे ये सब करने का? नहीं करोगे ना. मुझे पता है कि मुझे नहीं, सभी को पता है कि बहुत हम सब बस चीज़ों को पढ़ते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं, सिर्फ बुक का करते हैं और हो गया बस. नहीं, हमें उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, यही मेन फीचर है नॉलेज का. तो आज आप सब भी एक वादा करके यहाँ से जाओ कि आप भी जब फ्यूचर जनरेशन में जब अपने पहुँचोगे, बड़े हो जाओगे, तो आप रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करोगे, सस्टेनेबली यूज़ करोगे, डेवलपमेंट करोगे, ट्रीज को ग्रो करोगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को रखोगे. तो कर रहे हो ना ये वाला? ठीक है, देखो ओथ ले रहे हो आप लोग, इसको फॉलो करना है आपको. तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाता है खत्म. नहीं खत्म नहीं हुआ, अभी बस एक लास्ट हमारा बच रहा है, वो हैशटैग वाला पार्ट. तो उसको पढ़ के चलते हैं, उसके बाद आपका ये जो चैप्टर है कम्प्लीटली खत्म हो गया. इस चैप्टर को मेरे से पढ़ने के बाद आपको ज़रूरत नहीं है किसी और का वीडियो देखने की. इसी को एक और बार पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना हर एक पेज का, उसको रिवाइज कर लेना, रीड कर लेना, ठीक है. लास्ट पार्ट हम पढ़ लेते हैं इसका. If we as individuals become alert and cautious towards creating and promoting sustainable development, we will certainly be able to have a flourishing green economy where independence will be appreciated and our future generation will be able to lead a healthy life. यही मैंने आपको ओथ भी दिलवाई है, ठीक है, याद रखना. तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है. तो आप लोग सोचोगे मैम ये क्या कीड़े मकोड़े जैसे में आ गया. ये इस चैप्टर का वेन डायग्राम है, इसका मैं एक एक पार्ट दिखा देती हूँ आपको. आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी आप एक बार पढ़ लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा. यहाँ पे देखो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स दिख रहे हैं, ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यहाँ पे आपको यूजेस दिख रहा है, इंपॉर्टेंस दिख रहा है, यूजेस नहीं इंपॉर्टेंस. हम इस तरफ आते हैं, यहाँ पे आपको 5 एलिमेंट्स दिख रहे हैं नेचर के. अब इस तरफ चलते हैं हम.